जीएस 365 के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा इंडियन पॉलिटी। हम ओपन कर रहे हैं और आज का जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो रहेगा इंडियन पॉलिटी का सिलेबस। ये एक ओवरव्यू क्लास रहेगा जिसमें आपको बहुत सारी जानकारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेंगी और एक आपको ओरिएंटेशन मिलेगा कि किस तरीके से हम इस सब्जेक्ट को ओपन करते हैं और इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कौन कौन सी चीज ऐसी होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कौन सेक्टर होते हैं जिनमें हम ज्यादा वर्क करना है, कौन सेक्टर ऐसे होते हैं जिनमें हमें बहुत कम वर्क करना है। तो आज हम इसी चीज को ओपन करेंगे, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं क्या क्या स्लाइड में लगाया हुआ है मैंने। तो हम पहले समझते हैं बेसिक टर्म की पॉलिटी क्या होती है। अगर हम एज टर्म की बात करूं, पॉलिटी क्या होती है? पॉलिटी बात कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी, राइट ना। इंडियन पॉलिटी भारतीय राजव्यवस्था। भारतीय राजव्यवस्था हो गई, ठीक है। सिंपल मीनिंग है शासन करने की व्यवस्था। शासन शासन करने की व्यवस्था, बहुत सिंपल वर्ड है। शासन करने की व्यवस्था मतलब हमें पता चलता है संबंध। शासन मतलब संबंध, संबंध लोगों के बीच, लोगों में संबंध रहेगा। सरकार होगी, नागरिक एंड कोई संस्था, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट हो गया, सिटीजन एंड इंस्टीट्यूशन। इन सबके मध्य जो संबंध होगा, किस प्रकार का संबंध होगा, क्या होगा, फिर वो कार्य करेंगे, क्या लिमिट से रहेंगी, इधर क्या होगा, इधर क्या राज्य का पार्ट। ठीक, तो देखते हैं आगे हम जब हम बात करते हैं राज्य व्यवस्था की तो हमें दो तरीके की व्यवस्था देखने को मिलती है। जैसे कि एक हो गया पुलिस तंत्र, पुलिस तंत्र। दूसरा होता है हमारा लोकतंत्र, ठीक है। पुलिस तंत्र जैसे कि आपको केवल नाम से ही आपको पता चल जाएगा, नाम से ही आपको पता चल रहा है क्या कि कुल किसी कुल का शासन, कुल का शासन यानी कि ऐसा शासन जहां पे राजा का बेटा ही क्या बनेगा, राजा, राजा का बेटा बनेगा। ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या होगा, चुनाव नहीं होंगे, चुनाव नहीं होंगे, सिंपल सी बात है, राजा बेटे राजा बनेगा, चुनाव नहीं होंगे। दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन दिखा है लोकतंत्र, यानी कि लोगों का तंत्र, लोगों का तंत्र। सिंपल लोगों का तंत्र यानी कि सिंपल सी बात है, चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधि का चुनाव करना। जब हम सिंपल सी बात समझ रहे हैं कि अपने प्रतिनिधि का चुनाव हम चुनाव के माध्यम से कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है। यानी कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा तो कौन बनेगा, ना बनेगा राजा वही जो जनता द्वारा चुना जाए, जनता द्वारा चुना जाए। अब देखो यहाँ ये राजा अलग है, ये पीड़ित वाली बात कर रहे हैं, और यहाँ पे राजा के सेंस में बात कर रहा हूँ सरकार प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख की बात कर रहे हैं, ठीक है, राष्ट्र प्रमुख। ठीक है, तो क्या हम एग्जाम्पल देख सकते हैं के लिए, तो हम बात करते हैं मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत एक अच्छा एग्जाम्पल। इस समय पे जो भी शासन हुए, जो भी शासक हुए हैं, उन्होंने क्या किया है, अपने पुत्रों को ही अपने पूर्वजों को, अपने पुत्रों को ही अपनी संपत्ति है उनको ही राजा बनाया गया है। ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं बनाया गया जिनके द्वारा चुन के आया हुआ हो।
ठीक है। लेकिन आज की वैल्यूज है, आज की वैल्यूज के अकॉर्डिंग बहुत सारे देश हैं जहाँ पे लोकतंत्र व्यवस्था है, उनमें से एक हमारा देश है, भारत की एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो बहुत बहुत बीच में मैंने एक छोटी चीज आपको समझाने की कोशिश की कि इंडियन पॉलिटी क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था क्या है, शासन दिल्ली की व्यवस्था, संबंध बताती है किसका, सरकार, न्यायालय और संस्थान का। ठीक है, पुलिस, हम बात करें दो प्रकार कहते हैं, पुलिस तंत्र और पुलिस तंत्र और लोकतंत्र। पुलिस तंत्र यानी चुनाव से पता चलता है, कुल प्रशासन जहाँ पे चुनाव नहीं होगा, राजा का राजा बनेगा और कोई भी ऐसी रूलिंग नहीं होगी। लोकतंत्र में क्या होगा, लोकतंत्र यानी लोग अपने चुनाव के माध्यम से अपनी पावर का यूज करके अपने प्रतिनिधि को चुनाव जिताते हैं और वो सरकार का प्रमुख बनते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था होगी, वो क्या होगी, लोकतंत्र व्यवस्था होगी। इसे जनतांत्रिक भी कहते हैं, इसे जनतांत्रिक भी कहते हैं। बहुत टेक्निकल ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन मोटा मोटा ओवरऑल हम इनको पहले यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा बेसिक टर्म कि इंडियन पॉलिटी क्या है, पॉलिटी मीन्स क्या होता है। अब हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के सिलेबस के लेके, तो डिस्कस करेंगे, थोड़ा मीनिंगफुल हो जाए क्लास, अदरवाइज मीनिंगफुल नहीं रहेगी क्लास। तो ये हमारा स्लाइड ओपन हो गया, स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी का सिलेबस। पहला क्वेश्चन ये करता है कि हम सिलेबस क्यों पढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है हमारी कि हम सिलेबस क्यों पढ़ रहे हैं। सिलेबस हमें बताता है क्या होता है सिलेबस, सिलेबस बताता है हमें लिमिट्स क्या है, सिलेबस हमें लिमिट्स बताता है, सिलेबस हमें ये बताता है कि क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है। सिलेबस से हमें पता चलता है कि हमारे एग्जाम का रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि हमने अलग अलग एग्जाम की रिक्वायरमेंट अलग अलग देखी है और होता भी है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है सिर्फ आप मैथ पढ़ लेंगे, मैथ का कोई मोटा चैप्टर पढ़ लिया और आपको सेम चैप्टर वहां काम आ जाएगा, सेम चैप्टर दूसरे काम आ जाएगा। हर एग्जाम का रिक्वायरमेंट होगा, हर एग्जाम का अलग अलग ट्रेड होता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सिलेबस ऑफ इंडियन पॉलिटी। ऐसे कौन कौन से कॉमन जो है हमारे टॉपिक्स हैं जिनको हम पढ़ लेंगे तो हमारे कॉमन ओवरऑल एक अच्छी तैयारी हो जाएगी और जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखे जाते हैं। ठीक है, तो हम पहला हमारा हेडिंग क्या आ रहा है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत के संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी किस तरीके से भारतीय संविधान का विकास हुआ, कौन कौन से ऐसे फैक्ट थे, नियम थे जो इतिहास में आए और उन्होंने हमारे संविधान का विकास में योगदान दिया। ठीक है, तो हमारा संविधान इससे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन इस इन एक्ट और कानून ने उस पृष्ठभूमि को तैयार किया जिसके द्वारा आज की जो संस्थान है हमारी वो विकसित हुई और फलित हुई। ठीक, तो इसे हम नेगेटिव रूप में ना लेते हुए बहुत सारी नेगेटिव होती है, पॉजिटिव यह है कि संस्थानों का विकास भी इन्हीं एक्टों के माध्यम से हुआ। इन्हीं एक्टों के माध्यम से ही पहली बार हमने देखा कि विधानसभा है और संसद जैसे जो कार्यक्रम है वो जानकारी में आए। ठीक है, तो जब हम इस चैप्टर को ओपन करेंगे तो चैप्टर हमें देखने को मिलेगा इसके अंदर बहुत सारे एक्ट आपको दे रहे होंगे जिनके बारे में हम बात जानकारी लेंगे, हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट। ठीक है, तो बहुत सारे एक्ट हैं, रेगुलेटरी एक्ट हो गया, पिटिशन एक्ट हो गया, चार्टर हो गया, नियम हो गए, और फिर बहुत सारी चीजें हैं जो बाद में 1858 से बदल गई। उन सब चीजों को हम देखते हुए एक रीजन मिल रहेंगे और एक स्टोरी के साथ आपको बताया जाएगा ताकि आप इजीली कनेक्ट कर पाए और समझ पाए। ठीक है, तो बिना चिंता करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी, अपने जो रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिमांड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब मैंने बात की कि बहुत सारे एक्ट आए, तो एक्ट ऐसे नहीं आते, हम भी डिमांड कर रहे थे। डिमांड कैसे, आंदोलन के माध्यम से हो गया या फिर कांग्रेस के सेशन हो गए बहुत सारे, हर सेशन में कुछ पास हो रहा है, कभी स्वराज की मांग हो रही है, कभी ऐसे आंदोलन हो रहा है, कभी घर दल वाले लोग लग रहे हैं, घर दल वाले लोग अलग से लग रहे हैं। तो चारों तरफ से हर तरीके से कोशिश की गई और अंतिम रूप से संविधान सभा की मांग एक साथ निकल के आई। ठीक है, तो जब हम डिटेल करेंगे तो बताया जाएगा किसने संविधान सभा की मांग पहले की, दूसरा कौन था, थर्ड कौन था। तो इंपोर्टेंट चीज सारे बताइए, नोट करिए, इंपोर्टेंट चीज नहीं छोड़ जाएगी कहीं। ठीक है, अब आइए थर्ड टॉपिक बनता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि जो संविधान सभा थी उसका गठन किस प्रकार हुआ। ठीक है, तो मैंने बात की बहुत सारी चीजें कि बहुत सारे अधिनियम आए, एक्ट आए, है ना,
तो एक अगस्त ऑफर का नाम आएगा जब हम बात करेंगे, फिर मिशन का नाम आएगा, कैबिनेट मिशन का नाम आएगा, ठीक है। तो जो फाइनली हमारा संविधान का गठन हुआ था वो हुआ था कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग 1946 में ये आया, ठीक है। तो एक प्रोविजन था कि सब हम डिटेल में दोबारा से कर लेंगे। तीन दोबारा से होने चाहिए थे, तो हमें बात हुई प्रोविंस, ब्रिटिश प्रोविंस यानी कि ब्रिटिश प्रांत कौन से होने चाहिए थे, ठीक है। और प्रांत होने चाहिए थे प्रिंसली स्टेट। इधर हम जब बात करते हैं तो सारे सीटों का डिवाइडेशन, तो दो गवर्नर स्टेट से जहां गवर्नर शासन करते थे, और चार होने चाहिए थे जहां पे इलेक्शन कमीशन डायरेक्ट, इलेक्शन कमीशन डायरेक्ट सिविल इलेक्शन होता था उनका, वो डायरेक्ट शासन करता था। उनमें दिल्ली हो गया, पल हो गया, अजमेर हो गया, बलूचिस्तान हो गया, ये चार प्रोविंस थे जहाँ पे चीफ कमिश्नर डायरेक्ट शासन करते थे, बाकी गवर्नर होते थे, वो परिषद के अकॉर्डिंग शासन करते थे। तो दो तो बाद में काम हो गए, गवर्नर जनरल हो गया, और चार हो गए हमारा इलेक्शन कमीशन के साथ, टोटल हो गए 26, एंड ट्रांस हो गए प्रेसिडेंट स्टेट के साथ, ठीक है। बाकी फीचर और भी है तो हम डिटेल में बात करेंगे थोड़ी सा थी, ताकि ये थोड़ा आप मीनिंगफुल है, थोड़ा आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेके जाए सिलेबस के साथ साथ, तो मैंने डाल दिया। नेक्स्ट है हमारा इंडियन, सॉरी, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, तब और फिर आते हैं एवं उसके राज्य क्षेत्र, अभी जम्मू कश्मीर, जब हम बात करें तब और राज्य क्षेत्र में तो कहां दिया हुआ पार्ट 1 में दिया हुआ है, और हमसे लिखते 4 तक किस राज्य का गठन कब हुआ, कैसे हुआ, इन स्थानों को मिलाकर बनाया गया, वो हमारा सेपरेट क्लास का हम स्टार्ट करेंगे, डोंट वरी। अभी बहुत ओवरव्यू के साथ बहुत छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन मैं रिलीज कर रहा हूं ताकि सब बर्डन ना आए, और आपको मेरे जो हमारा टाइम लिमिट है उसमें हम पूरा कंप्लीट करेंगे, दिस प्रॉमिस। एंड आप बस लगातार बने रहिए, डेली वीडियो देखिए, छोड़ना मत, क्योंकि मेरी वीडियो में कंटिन्यूटी आपको मिलेगी, कनेक्टिविटी बहुत मिलेगी कि प्राइम वीडियो से चीज जोड़नी और एडमिटी क्वेश्चन पूछ लिया। नेक्स्ट है हमारा सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, और अब कुछ दिनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लास्ट टाइम ये क्या था, विभाजित था, तो भाग 2 में दिया गया है, पार्ट 2 5 से 11 होगा, और 1955 में ढंग से मिलाया था, 2019 को संशोधित किया गया है, जिसकी वजह से क्या थोड़ा विभाजित है, और अभी विभाजित विभाग में आ गया है। किन कारणों से ये आया है, जो हमारा जो वक्त हो तो लेकर बिल आएगा तो लेकर थोड़ा सा ये फिर से विभाग में आ गया है, तो कोई जो भी चीज विभाग में आएगी वो क्या होगी, वो हाईलाइट हो जाएगी, और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो आप देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा है फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक कर्तव्य। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड एवरी एग्जाम हैज वेरी लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक, ठीक है। देखिए इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा निकलते हैं मौलिक अधिकार से लेके, ठीक है, क्योंकि इसलिए सोचिए ना बड़ी होती जा रही है, हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट जब बात करते हैं तो वो क्या है, वो थोड़ा एक्टिव ज्यादा हो रहा है, एक्टिव ज्यादा नहीं तो हो रहा है, एक्टिव बढ़ गई, तो क्या बहुत सारे नए राइट निकल के आ रहे हैं, इसकी वजह से इसका जो दायरा है वो बढ़ जा रहा है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है, न्यूज में आ रहा है, अगर मैंने बताया कि जो न्यूज में आएगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो न्यूज में डालेगा वो क्या हो गया, इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है। तो हम जब हम चैप्टर ओपन करेंगे तो बेसिक डिटेल पढ़ेंगे, बेसिक डिटेल में क्या होगा, वाद योग्य है, जैसे कि एक इसकी प्रॉपर्टी है, ये वाद योग्य होता है, वाद के अंदर से कि अगर आपका कोई मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग, ये खुद में एक मौलिक अधिकार है, सब है, सॉरी मौलिक उपचार है, सब उपचार के रूप में, ठीक है। इस तरीके से आप जा सकते हैं अनुच्छेद 232 हाईकोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। तो या तो दोनों राइट्स है, और ये अनुच्छेद कहां से तक है, 12 से 35 तक है सिंपल। तो यहाँ से हम इस सिलेक्शन जो चीज मिली कि पहला
जो मौलिक अधिकार है वो भाग 3 में दिए गए हैं। और भाग 3 में दिया गया है वो क्या है, वो भारतीय हो गया है। यानी कि अगर उनका मौलिक अधिकार उनका हनन होता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, 236 और अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं हुआ कि पहले सुप्रीम कोर्ट जाइए फिर सॉरी पहले हाई कोर्ट जाइए फिर सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप दिल्ली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग। और जो मौलिक अधिकार है वो कहां से कहां दिया गया, 12 से 35 तक दिया गया, सिंपल। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी से बोलते हैं, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इनकी पहली प्रॉपर्टी क्या है, ये वादयोग्य नहीं है, वादयोग्य नहीं है, सिंपल। वादयोग्य नहीं का मतलब क्या है, सिंपल। आप इनकी वायलेशन होने पे, इनका हनन होने पे आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। तो फिर का फायदा क्या है, इनका फायदा ये क्या है, निर्देशक है। यानी ये क्या है, सरकार को निर्देश देती है, काम सरकार को निर्देश देना, ठीक है। तो इस बहस सवाल में होती कि इनको मौलिक अधिकार क्यों क्यों डाला गया, इनका फायदा क्या है, वादियों की नहीं तो क्या यूज हो सकता है, सरकारें निर्देशक नहीं मानेंगी। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, आया होता है लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जनता वोट देती है और 5 साल के लिए सरकार बना देती है, अगर वो तरीके से काम करती है तो 5 साल तक रहता है, उनका बहुत है वो सही हो गया, यानी कि सरकार 5 साल तक काम करे। लेकिन अगर सरकार जनता की अपेक्षा को पूरी नहीं करती तो जनता अपनी उस सरकार को उखाड़ फेंक सकती है और उसके पास ऑप्शन होता है, विकल्प होता है कि वो दूसरी सरकार को चुने, ठीक है। तो ये उन्हीं कार्य करते हैं कि सरकार एक आदर्श राज्य की स्थापना करे, है ना, ना हो, बहुत सारे विषय हम देखेंगे जब हम डिटेल में ओपन करेंगे। 51 अनुच्छेद रहेंगे इसमें, ठीक है। भाग 4 में ये रहेगा, वादयोग्य नहीं है, सरकार को सिर्फ निर्देश के रूप में काम करना होता है। इस क्या है, सरकार को दिए गए निर्देश है सरकार द्वारा, सिंपल वर्ड में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी मौलिक कर्तव्य। इनको जोड़ा गया था 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। 34 समिति गठन की गई थी, 34 समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। हालांकि में इन्होंने सिफारिश किया था कि इनका अगर पालन ना हो तो दंड का विधान होना चाहिए, दंड उपस्थित हो, ठीक है। लेकिन वो नहीं माना गया, तो वो क्राइटेरिया तो दे नहीं पा रहे। लेकिन क्या है, मौलिक कर्तव्य भाग 8 में दिया गया है, अनुच्छेद 51 ये है, 42 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। 34 समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था और इस समय सरकार थी इंदिरा गांधी जी की। इंदिरा GANDH। सिंपल। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा संघीय सत्ता, यूनियन गवर्नमेंट, संघीय सरकार। संघीय सरकार दिया है, भाग हमारे भाग 5 में दिया गया है, अनुच्छेद 52 से क्या है, बहुत सिंपल है। ये संघ सरकार जब बात करते हैं तो गवर्नमेंट में आता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। यदि हम बात करते हैं संघीय सरकार की तो हम क्या लिख सकते हैं, विधायिका और कार्यपालिका। विधायिका वो संस्थान होती है जो नियम कानून बनाती है और कार्यपालिका वो संस्थान होती है जो नियम कानून को लागू कराती है। लागू करने वाला होगा कार्यपालिका और बनाने वाला हो गया विधायिका। यानी विधायक को बनाने वाला, ठीक है, विधायक नियम समझ सकते हैं, विधायक विधायक को बनाने वाला। नेक्स्ट सीधा देखेंगे, विधायक को लागू करने वाले, लागू कराने।
तो बहुत डिफरेंस हमने देख लिया कि विधायक को लागू करने वाला कार्यपालिका और बनाने वाला विधायक। तो विधायक के पार्ट दोनों होंगे हाउस, जब बात करते हैं केंद्र स्तर पर, राज्यसभा लोकसभा, स्टेट की बात करेंगे तो हम विधानसभा और विधान परिषद हो गया, ठीक है। लेकिन हम कर रहे हैं संघ सरकार की बात, तो सब सरकार में हम जब बात करें तो क्या हो गया, राज्यसभा, लोकसभा, समितियां हो गई, है। तो बहुत सारी चीजें आती समिति होगी। समिति दो तरह होती है, एडहॉक और स्टैंडिंग। एडहॉक होती है तथा जो कुछ एक स्पेसिफिक काम को करने के लिए जिनको लाया जाता है उनको बोलते हैं हम एडहॉक कमेटी। एडहॉक यानी कि तटस्थ, तटस्थ सिंपल मीनिंग है तटस्थ यानी सिर्फ एक काम को करने के लिए आए, काम हुआ और डिसॉल्व हो जाएगी वो कमेटी, तो हो गई तटस्थ। स्टैंडिंग कमेटी यानी कि परमानेंट कमेटी होंगी उधर जो लगातार कार्य करती रहेंगी, काम मिलेगा तो भी चलती रहेंगी और काम नहीं मिलेगा तो भी वो काम करती रहेंगी। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी होती है वो उनको लगातार काम, ठीक है, ठीक है। जैसे पार्लियामेंट्री कमेटी हो गई, बिल हो गए, बजट हो गया, सेशन मॉनिटर हो गए, फंड ग्रांट कमेटियां होती है, तो हम डिटेल में देखेंगे। दूसरा कार्यपालिका में बात, प्रेसिडेंट इसका पार्ट होगा, कार्यपालिका का पार्ट होगा। वाइस प्रेसिडेंट इसका पार्ट होगा, कार्यपालिका। प्रधानमंत्री इसका पार्ट है, कार्यपालिका। अटॉर्नी जनरल, मंत्रिपरिषद, यानी कि मंत्रिपरिषद भी किसका पार्ट होता है, कार्यपालिका का पार्ट होगा, क्या होगा। प्रधानमंत्री इसका हिस्सा होगा, कार्यपालिका का हिस्सा होगा। राष्ट्रपति इसका हिस्सा होगा, कार्यपालिका का हिस्सा होगा, ठीक है। तो ऐसे कभी कभी सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है या कौन कार्यपालिका का हिस्सा। तो हम यहाँ पे देखिए स्लाइड में यही समझ सकते हैं कि कौन कौन कार्यपालिका का हिस्सा है, कौन कौन कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, ये रिपील हो चुकी है, रिक्वायरमेंट है नहीं। नेक्स्ट है हमारा पार्लियामेंट, संसद से हम बात करते हैं। तो अगर मैं बाकी संसद क्या है, विधायिका है, ठीक है, ये क्या करते हैं। तो आते हैं संसद। संसद क्या है, संसद क्या है, नियम बनाने वाली संसद, नियम बनाने वाली संस्था, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, नियम बनाने वाली संस्था क्या होती है, विधायिका होती है। ये क्या होगा, विधायिका, विधायिका हो। संसद जो नियम बनाती है वो बनाती है संसूची पे, संसूची यानी संघ के जो विषय होते हैं उन पर कानून बनाएगी, संसद बनाएगी, ठीक है। जब हम बात करते हैं संसद, तो हमारे पास संसद बाइकैमरल है, यानी कि द्विसदनीय व्यवस्था हमारे यहाँ पर, लेकिन द्विसदनीय व्यवस्था है, द्विसदनीय व्यवस्था है। देखो नाम, जो नाम हमारे होते हैं, नंबर एक आता है हमारा लोकसभा, नेक्स्ट हमारा है दूसरा राज्यसभा, ठीक है। प्रेसिडेंट भी संसद का पार्ट होता है, लेकिन अभी हम विधायिका और में बताना चाह रहा हूं, तो इसलिए प्रेसिडेंट साहब को यहाँ पे नहीं दिख रहा, ठीक है। तो ऐसा मतलब मेरे को पता नहीं, याद नहीं, मेरे को याद करिए, लेकिन मैं आपको नोटिस करना चाह रहा हूँ, जी मैंने वो नहीं लिखा, ठीक है। तो लोकसभा होगा, लोकसभा को याद है निम्न सदन, निम्न सदन, ठीक है। लोकप्रिय सदन, लोकप्रिय सदन होता है, ठीक है। दूसरा, किस भंग किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है समय से पहले, समय से पहले। जमीन क्या होता है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन अगर मंत्रिपरिषद बहुमत खो देती है तो उसका डिसॉल्यूशन यानी रिजॉल्व पहले ही किया जा सकता है, यानी कि वो उसको भंग किया जा सकता है। इस तरीके से हम बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा होता है उच्च सदन, उच्च सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है, ये हमेशा तत्पर में हमेशा रहता है, और ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा इन दोनों को जो इसको बदलना ही, ठीक है। तो ये हमारा जो हमने देखा, हमने देखा
संघ के स्तर पर संसद के रूप में कैसे कैसे चीजें पता हमें चलिए। इसी तरीके से हम राज्य स्तर पर भी देख सकते हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं राज्य स्तर पर, राज्य स्तर पर जो राज्य स्तर क्या होता है, राज्य विधानसभा, राज्य विधायक, राज्य विधायिका, नंबर यानी ये बनाएगी राज्य सूची के विषयों पर। राज्य सूची के विषयों पर ये बनाएगी कानून। अभी हम इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं, जो बहुत स्पेसिफिक है कि कुछ जो केसेस होते हैं जहाँ पे संसद काम बना सकती है राज्य को लेकर, हम उन स्पेसिफिक बातों को लेकर भी बात नहीं कर रहे। जब हम बात करेंगे स्पेसिफिक को लेकर तो हम डिटेल में मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से केसेस होते हैं जिसमें संसद भी राज्य विषयों के, राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। ठीक है, मैं सिर्फ मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको दे रहा हूँ ताकि आप ये अंडरस्टैंड कर पाए कि बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, ये भी दूसरा व्यवस्था हमारे पास विधानसभा जिसे बोलते हैं, और दूसरा विधान परिषद। ये हर स्टेट के लिए मैंडेटरी नहीं है। अभी के लिए सिक्स स्टेट में है, जम्मू कश्मीर के लिए अलाउ नहीं है, इकोनॉमिक जम्मू कश्मीर अलाउ है लेकिन वहां पर भी बनी नहीं है। ठीक है, सिक्स कौन कौन से स्टेट है आप मुझे लिख के बता सकते हो, बताना कमेंट में जरूर बता दूंगा। ठीक है, विधानसभा क्या होता है, यहाँ पे जैसे जिस तरीके से लोकसभा होता है उस तरीके से यहाँ विधानसभा होता है, जिसे लेजिस्लेचर बोलते हैं, किया जा सकता है, होता है जिसे जो यहाँ पे चलेगी वो यहाँ पे ले जा सकते हैं। तो बेसिक समझ लेगा कि राज्य स्तर पर हमारे पास एक अलग विधायिका है और केंद्र स्तर पर एक अलग विधायिका है। इसी तरीके से हमारे पास एक और लेवल है, हमारे पास एक और लेवल है जिसे हम बोलेंगे स्थानीय स्तर, स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय। ये हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, शहरी और ग्रामीण। ग्रामीण स्तर पर जो होगी तो बोलेंगे पंचायत राज व्यवस्था। आप सब तो अगर गांव से लड़े हो समझ सकते हैं पंचायत। ये हमारे बेसिक जो आधारभूत कानून, जो आधारभूत संविधान था उसका पार्ट नहीं था, बाद में से जोड़ा गया है 73 द्वारा। जोड़ा गया है 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, और इसको लागू किया गया था 1993 में, और इसके जो विषय है 29 विषयों पर एक कानून बना सकते हैं, तो काम कर सकते हैं काम। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास क्या है, शहरी निकाय है तो हम बोलते हैं नगर निगम, निगम हो गया, नगर पालिका हो गया। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन और डेवलपमेंट, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया है जिनके हम नाम अलग अलग देख पाए। इस तरीके से ये हुआ था 74 अमेंडमेंट एक्ट 1992 में हुआ था ये। इनको भी लागू किया गया था 1993 में। ठीक है, और इनके जो विषय है 18 विषय है। तो बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जब हम डिटेल में बात करेंगे तो आपको बहुत चीजें बताएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सब पहले आप बता दीजिए कार्यपालिका, कार्यपालिका हो गया, गवर्नर हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया, काउंसिल मिनिस्टर, इसका पार्ट है। लेजिस्लेटिव बता दिया आपको, विधानसभा, विधानसभा का विधान परिषद का अपर हाउस लोअर हाउस बता दिया। ठीक है, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये आपको नहीं, ठीक है, तो हम लिख लेंगे वो। हम बात करते हैं न्यायपालिका, न्याय। ठीक है,
न्याय की हायरार्की बनती है कुछ इस तरीके से। यहाँ होता है सुप्रीम कोर्ट, यहाँ होता है हाई कोर्ट और यहाँ होते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट SGP, ठीक है। फिर हायरार्की इस तरीके से बनती, ठीक है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट नियम बनाएगा वो सभी पर लागू होगा। हाई कोर्ट में नियम बनाए जो शासन देगा वो निचले कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट होंगे उन पे लागू होता है। फिर इस तरीके से हायरार्की बनती है। नेक्स्ट देख लीजिए सेंट्रल स्टेट रिलेशन, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संबंध। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के संबंध के पास संबंध की आती है तो हम केंद्र और राज्य के संबंध तीन तरीके से हम देख सकते हैं। एक होता है विधायिका के रूप में, विधायिका के रूप में, ठीक है। दूसरा हमारा बनता है प्रशासनिक रूप में, थर्ड बनता है हमारा वित्तीय आधार, ठीक है। तो जब हम रिलेशन की बात करते हैं तो रिलेशन हमारे तीन प्रकार देखे थे, विधायिका के रूप में, प्रशासनिक रूप में, वित्तीय रूप, ठीक है। तीन ही रिलेशन कहेंगे और ये कहेंगे भाग में दिए गए हैं और इस संबंध में 245 से 265 है। और अलग अलग जो विषय है उसे आगे डिस्कस कर लेंगे। ये वही चल रहा है, आई होप आपको अच्छा भी लग रहा होगा। तो जो मैंने जुडिशरी आपको बताया था वो ये ना कि इस तरीके से मैंने आपको बताया, इस तरीके से बताया। ये होगा सुप्रीम कोर्ट, ये होगा हाई कोर्ट, यहाँ पे हम हो गए सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते आगे, समझना नहीं है वो कहीं बहुत मिलेंगे नहीं, बहुत मिलेंगे, ठीक है। तो हाई कोर्ट दो डिवाइड होते हैं, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और दोनों कोर्ट क्रिमिनल और सिविल मामले देखते हैं और अलग अलग हायरार्की है, आप देख सकते हैं। इसके दो ले लीजिए बस। नेक्स्ट हमारा जो बड़ा टॉपिक होता है वो होता है आपके संबंधित, यानी कि इमरजेंसी। तो जब हम बात करते हैं आपातकाल की तो आपातकाल का जो प्रोविजन है वो हमने कहाँ से लिया है, कैसे लिया, वो सब डिटेल हम बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया, बहुत ही कंफ्यूजन रहता है वो। या एक कुछ दूंगा सर आप ट्रैक पर पकड़ लो, तो जिस दिन मैं ये वाला चैप्टर में जनरल क्लास करना मेरे पास कैसा कुछ नहीं और तो इमरजेंसी कौन सी पार्ट में आती है, वो 18 में आती है और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो 352 से 360। तो दूसरा आपातकाल जब हम बात करते हैं तो आपातकाल तीन प्रकार हमारे पास आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। कम से कम होते हैं 352, 354, 356, तो मैंने तो बोली ना 352, 356, 300 ये टाइप बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी संविधान का संशोधन। जब बात करते हैं संविधान संशोधन की तो हमारे पास तीन प्रकार के संविधान संशोधन हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन हम तो उन दो को ही हम स्पेशल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी विद हाफ स्टेट का जो हमें कंसेंट मिलता है उसको हम क्या मानते हैं, संविधान संशोधन मानते हैं। और इसके अलावा दूसरी चीजें होती है वो हम संविधान संशोधन नहीं मानते। ये भी आवाज शायद ठीक से नहीं आई होगी, तो दोबारा बोल देता हूं। जो स्पेशल मेजॉरिटी होती है उसमें संविधान संशोधन से हम मानते हैं। स्पेशल मेजॉरिटी प्लस 50% कंसेंट ऑफ द स्टेट्स, ये होता है टाइप ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ भी संशोधन अगर हम करते हैं वो क्या होगा, वो संविधान संशोधन का हिस्सा नहीं होता है, लेकिन 368 में वो काउंट नहीं होगा। जैसे ये वाला है सिंपल मेजॉरिटी हम कुछ भी करेंगे तो वो 368 में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पंचायत राज सिस्टम। पंचायत सिस्टम भाग 9 में है, 2 तारीख से 2 तक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल, तालुका, विलेज, 3 लेवल का
थ्री टीयर स्ट्रक्चर हमारे संविधान में दिया गया है, कहीं पर दो भी है, कहीं कोई स्टेट तो कोई तीन को भी लागू कर रखा है, ठीक है। लेकिन क्या तीन स्टेट का थ्री टीयर का सिस्टम हमारे यहाँ पे बेसिक जानकारी मैंने अभी तुम्हें प्लीज डायरेक्टली दे दी थी। एक मिनट देता हूँ कहाँ पे ये, तो ये हमारी बेसिक जानकारी देनी थी। तो ये थी हमारी पंचायत राज सिस्टम की जो शहरी का ये एंड शहरी के लिए ग्रामीण के लिए कितना, ठीक है। तो हम यहाँ से इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा म्युनिसिपैलिटी, जैसे क्या होता है नगर निगम, लास्ट टाइम करना पड़ेगा वही समझ सकते हैं। नगर निगम के बारे में जानकारी आपको दे दी गई है। इससे संबंधित नगर निगम नगर पालिका जो भी बोलो अकॉर्डिंगली वर्ड चेंज होते हैं पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। और 9 का इसका भाग है और 240 से 240 तक ये दिया गया है। हमसे एग्जाम में कॉन्ट्रोवर्सी इंपॉर्टेंट रहेंगे पीआरआईज के और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, संवैधानिक संस्थान और गैर संवैधानिक संस्थान। ऐसे संस्थान जिनको डेवलप करने के लिए संविधान का संशोधन किया गया है उन्हें बोलेंगे हम संवैधानिक संस्थान, जैसे कि जीएसटी काउंसिल। डेवलप करने के लिए संविधान हुआ। अगर मैं बात करूं शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन, शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन, ओबीसी कमीशन, ये सब मिले डेवलपमेंट के लिए क्या हुआ संविधान संशोधन हुआ है। तो ये क्या होगा, ये हो गई संविधान संशोधन, संवैधानिक बॉडीज, संवैधानिक संस्था। वहीं अगर बात करता है नीति आयोग, नीति आयोग को डेवलप करने के लिए यानी गठन करने के लिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हुआ। तो ये क्या होगी, ये होगी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो जब बात कर रहा हूँ नीति आयोग की, तो वो क्या हो गया, वो हो गया नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। और जब बात कर रहा हूँ जीएसटी काउंसिल एज शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए बात करता हूँ, तो कमीशन बने हुए हैं, तो क्या हो गया, वो हो गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। आज का सेशन हमारा हेडक था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, बिकॉज ऑफ इसमें बहुत अच्छी चीजें बेसिक थी और कुछ चीजें आपको पहले से आती भी होगी। आई होप कुछ नया भी मिला होगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग वीडियो एंड आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल to get more update and watching the videos. Thank you very much.